हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपकी साइंस टीचर आपके लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इस पार्ट में मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में एक एक करके एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहली स्लाइड यही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। जब ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी देखेंगे, किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का अलग अलग तरीक़ों से, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे कि पूरे ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीथिंग का कि किस तरीके से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म टेक प्लेस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला टॉपिक मेरा रेस्पिरेशन है, इंट्रोडक्शन का। तो रेस्पिरेशन का मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। ब्रॉडली अगर मोटे तौर पर देखें तो रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का टेक इन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। बट सिर्फ इस प्रोसेस को अगर हम बोलें टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो हम उसको सिंपल ब्रीथिंग बोलेंगे। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या आ जाता है कि ये रेस्पिरेशन आ जाता है जब इसको हम इंक्लूड करते हैं कि जब हम एयर लें और ये एयर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए, ठीक, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाए और एनर्जी गिव करे काम करने के लिए, तब जाके हम उसको बोलते हैं ये है रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में छोटा सा डिफरेंस तो आपको यहीं पता चल गया होगा। जस्ट टेक इन एंड टेक आउट एयर, उसको तो हम ब्रीथिंग कहते हैं, बट रेस्पिरेशन को तो हम पूरा जो हम एयर लेते हैं उसको ब्लड में मिलता है वो ऑक्सीजन और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा वो रेस्पिरेशन कहलाया जाता है। तो हम इसको ब्रॉडली यहाँ पे देखते हैं। ब्रॉडली जो है इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैस करना। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं अलग अलग गैस का एक्सचेंज जो है अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, ये तो हमें पता ही है। जो एनिमल्स हैं उनका हम अलग से पढ़ेंगे इस वीडियो में और प्लांट्स का भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का बर्न होना, जो हम खाना खा रहे हैं उसका बर्न होना ताकि वो जनरेट कर सके एनर्जी को जो कि हमें चाहिए होती है अपनी नॉर्मल लाइफ को पजेस करने के लिए। नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी वर्क करते हैं, वॉक हो गया, स्लीप हो गया, कोई भी वर्क करना हो गया, उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है और उसी खाने को बर्न करके जो एयर में मिलाया जाता है और तब पूरी बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है बॉडी से और ऑक्सीजन अंदर आती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है दो तरीक़ों से हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है। वो आ जाते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो हमने यहाँ पे बता दिया सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इन द प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है ऑक्सीजन के, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन में ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या होता है रेस्पिरेशन में। जो हम खाना खाते हैं वहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन में मिक्स होता है जो हम गैस लेते हैं, इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कि जो ऑक्सीजन है हमारा ग्लूकोज में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें मिल रहा है, उसकी वजह से एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमारे एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एनर्जी जो फॉर्म होती है ग्लूकोज के ऑक्सीजन में मिलने से, वो हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है, और यही एनर्जी हम अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट आते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीजन में मिलने से, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में जब चेंज होता है तो एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर रिलीज करता है। तो ये बाय प्रोडक्ट आते हैं एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अब मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं ये तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर, तो मोस्टली ये हमारे साइटोप्लाज्म, सिर्फ और सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में ही होता है ये रेस्पिरेशन हमारा। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन है जब वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक प्लेस करता है। अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक प्लेस करता है रेस्पिरेशन, वो भी 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि वो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, ठीक। तो जो हमारे प्लांट्स में होता है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहली वीडियो में बता चुका है, स्टोमेटा के थ्रू होता है ये रेस्पिरेशन। जो लीव्स में पाई जाती हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू। ये आगे भी मैंने इसी वीडियो में लास्ट में भी बताया है इसके बारे में अच्छे से। ये रेस्पिरेशन की स्पेलिंग्स को सही करना। रेस्पिरेशन एनिमल्स यहाँ देख लें अगर, तो हमारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारी फिश जो कि पानी में रहती है तो गिल्स के थ्रू होता है इसमें रेस्पिरेशन। फ्रॉग में स्किन के थ्रू होता है। फ्रॉग हमारा कैसा है ये एम्फीबियन है, ये हमारा लैंड पर भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है ना। तो ये हमारा रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है, इसको हम बोलें तो ये स्किन के थ्रू करता है। वैसे हम इसको ये भी बोल सकते हैं इसमें लंग्स भी पाए जाते हैं और इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब वो वाटर में होता है तो गिल्स के थ्रू करता है और लैंड पर होता है तो वो लंग्स के थ्रू करता है। मतलब यहाँ पे स्किन मोस्टली बोला जाता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स तो हैं ही हमारे लंग्स के थ्रू करते हैं। और जो कॉकरोच होता है हमारा वो एयर ट्यूब्स के थ्रू करता है, एयर ट्यूब्स के थ्रू करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम इसमें देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ब्रीथिंग भी होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है ना, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, रेस्पिरेशन के लिए एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को, पता है, जिसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नोज होती है, नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल पैसेज होता है, ट्रैकिया होता है, फेरिंक्स लैरिंक्स होता है, लंग्स होता है, एल्वियोली होता है। ये पूरा ही हमारा एक सब चीज़ें मिलाकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, जो कि एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हेल्प करता है ब्रीथ करने में और एक्सचेंज करने में गैसेस को, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल मैंने आपको बताई थी ब्रीथिंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन करती है ऑक्सीजन का एंड एक्सहेलेशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अंदर ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। जो हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारे लंग्स में टेक प्लेस करता है एंड ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है सारी सेल्स, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सारी सेल को जो है वो हमारी सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। और जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टेक प्लेस करता है हर सेल में, हर एक जगह हर सेल में टेक प्लेस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में और ऑक्सीजन जो है सप्लाई की जाती है पूरी ही बॉडी के सेल्स को, हर एक सेल्स को दिए जाता है ऑक्सीजन, इसी वजह से रेस्पिरेशन की वजह से, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऊपर देखे ही थे, एरोबिक और एनारोबिक। अब यहाँ पे थोड़ा डीपली देख लेते हैं क्या बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा वो रेस्पिरेशन होता है जो कि
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में टेक प्लेस करता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जहाँ पर, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा जब एब्सेंस होती है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब इसको डीपली पढ़ लेते हैं हम कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस टाइप के रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है उससे एंड प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस टाइप की रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है उसको इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वो फॉर्म होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और स्पेशली होता कहाँ है, ये माइक्रोब्स में होता है, जैसे कि हमारे ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए। मोस्टली ये हमारे प्रिमिटिव्स ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो पुराने होते हैं प्रोकैरियोटिक्स वाले, उनमें पाया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो वेल डिफाइंड होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तुम लोग को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑलरेडी तुम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को टेक प्लेस करते हैं, वहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो लैक्टिक एसिड होते हैं, और लैक्टिक एसिड जो है फॉर्म होता है कुछ माइक्रोब्स में और मसल सेल्स में भी मिलता है, फॉर्म होता है। तो इनके मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, इनके बीच में डिफरेंस, इसीलिए मैंने 4 बहुत सिंपल से डिफरेंस ले लिए। सबसे पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है, जबकि हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में अकर करता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होते हैं। और हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट हैं, बाद में जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं वो होते हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे। ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है, ये साइटोप्लाज्म में करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है हमारा एंड प्रोडक्ट, इसमें लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, अल्कोहल होता है। इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इस वाले में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ये डिफरेंसेस थे, इनको ज़रूर कर लीजिएगा याद, बहुत सिंपल भी हैं, मैंने जैसे बोले हैं आपको अभी तुरंत याद हो गए होंगे अगर आपने ठीक से सुना होगा। ठीक है, अब कुछ ब्रेक डाउनिंग का देख लेते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, वो किन अलग अलग तरीक़ों से ब्रेक डाउन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ, जैसे ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 होता है हमारा ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जब टेक प्लेस करता है, मैंने बोला ओनली अगर साइटोप्लाज्म में कर रहा है तो वो इन द एब्सेंस ऑफ करेगा, है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेगा। अब यहाँ पे हम कुछ तरीके देख रहे हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है जब वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, उसके बाद अगर हम देखें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या कमी हो ऑक्सीजन की, तो क्या क्या एंड प्रोडक्ट निकाल के लाता है। जब हम एब्सेंस ऑफ में ऑक्सीजन में देखें तो मोस्टली कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ये। और पायरुवेट जो है हमारा वो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमारे मसल की सेल में होता है टेक प्लेस, और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये 2 चीज़ें निकलती हैं। अगर हम देखें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ऑक्सीजन की वहाँ पे प्रेजेंस है तब हो रहा है, तो ब्रेक डाउन जो होगा ग्लूकोज का
उसके एंड प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टेक प्लेस करते हैं। एब्सेंस वाले एनारोबिक में करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी करते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है। दोबारा बताऊँ, नहीं समझ में आया तो, जो हमारा ग्लूकोज है इसका जब ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट और एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसी को हम देखें कि एंड प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पे क्या क्या फॉर्मेशन होगी एंड प्रोडक्ट की, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी वहाँ पे तो वहाँ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी निकलेगा। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगा। ये ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन का अलग अलग तरीक़ों से ब्रेक डाउनिंग है उसमें कि किस तरीके से एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद करने हैं। अभी जो मैंने आपको ऊपर टेबल में दिखाया वही इस तरीके से मैंने अलग से बना भी दिया है कि जो ग्लूकोज है हमारा, जिसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, पायरुवेट में चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है। पायरुवेट में जब चेंज होता है वो, तो उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जब ईस्ट में टेक प्लेस करता है वो ऑक्सीजन के लैक में, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। जब वो मसल में टेक प्लेस करता है हमारा ब्रेक डाउन ग्लूकोज का, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में, तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज करता है। और जब वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है तो ये कहाँ टेक प्लेस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये 3 हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो देखिए इक्वेशंस देख लेते हैं हम कि कौन सी हमारी इक्वेशंस हैं ऊपर जो हमने रिएक्शन की उनकी। तो जब मैंने ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन निकाला, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, तो उसमें मैंने पहले ही बोल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो निकलेगा क्या उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O और एनर्जी रिलीज हो रही है। इन द एब्सेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज का सेम चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ निकल के आ रहा है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। इथेनॉल याद कर लेना यहीं पे जिसको याद ना हो, C2H5OH है इथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन देखें अगर हम और ब्रेक डाउन करें ग्लूकोज का, तो हमारा लैक्टिक एसिड निकलेगा। लैक्टिक एसिड का ये हमारा फॉर्मूला है CH3CHOH और COOH। हाफ हाफ करके याद कर लीजिएगा आप इसको, CH3CHOH COOH, ठीक है। ये हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। अब हम ऊपर मैंने बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में होती है, और इसका फुल फॉर्म है एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये होता क्या है, ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा सकता है, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो आप बोलेंगे ATP, और इसका फुल फॉर्म एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अलग से भी बना दिया है कि ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, और इसमें स्टैंड कर रहा है ATP, एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है बहुत सारे सेल प्रोसेसेस की, और हमारा जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे ATP से ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बाहर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालती है। दोबारा देखिए इसको, मैं क्या कह रही हूँ कि जो ATP है हमारी वो एनर्जी करेंसी है बहुत सारे मोस्ट सेलुलर प्रोसेस की, और जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ये जो एनर्जी है हमारी वो यूज़ हो जाती है ATP मॉलिक्यूल बनाने में। अभी ATP मॉलिक्यूल बनता कहाँ से, तो ये ATP मॉलिक्यूल हमारा ADP से बनता है, ADP से बनता है हमारा, ठीक है। किससे बनता है, ADP से। जब ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ADP जब फॉस्फेट से मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तब जाके हमारा ATP फॉर्म होता है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो कि सेल में टेक प्लेस करता है, और यहाँ पर ये रिएक्शन डेराइव होती है, ठीक है।
जब ये टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो है एटीपी में ब्रोकन हो जाता है वाटर को यूज़ करके ब्रोक हो जाता है ये हमारा लिंकेज फॉस्फेट का, ठीक है। तो एनर्जी जो है उसमें से कितनी निकलती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक, दोबारा बताती हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डेराइव द रिएक्शन। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर, और एटीपी जो है वो डेराइव होती है हमारे रिएक्शन से एडीपी से, एडीपी फॉस्फेट लिंकेज से एटीपी डेराइव होती है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी निकलती है एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, वो हमारी 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है, ये बोला है इसमें। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी बैटरी है ना, किसी भी बैटरी का देख लीजिए आप, किसी बैटरी के बारे में सोचिए, थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। जो हमारी बैटरी है उसकी अलग अलग यूजेस होते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी यूज़ हो जाती है, लाइट एनर्जी भी देती है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देती है, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म एनर्जी देती है। इसी तरीके से जो हमारी एटीपी है, जो एडीपी और फॉस्फेट के लिंकेज से क्रिएट हुई होती है और जिसमें एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई होती है, इस एनर्जी को भी हम अलग अलग वर्क को करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं ना, कोई भी वर्क, चलना, खाना पीना, दौड़ना, हम कभी कभी फील करते हैं हम बहुत वीक हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम फिर अच्छा खाना शुरू कर देते हैं और उससे हमें फिर एनर्जी मिलती है, ये तो बोलते हैं। तो वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होती है। अब कौन से वर्क होते हैं, कुछ भी, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का, प्रोटीन का बनना हो गया, कंडक्शन कराना नर्वस इम्पल्सेस का, कोई भी वर्क करना, नॉर्मल फिजिकल वर्क करना, ये सारी ही चीज़ें जो है एनर्जी के यूजेस होते हैं। ये थी छोटी मोटी बातें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है, और इसकी डायग्राम, इसकी एक एक पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ इसको। यहाँ पे नॉर्मली पहले हमारी नोज़ होती है, और ये नोज़ से एयर जब अंदर जाती है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका नेसल पैसेज होता है, और यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, और हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं ना हमारे नाक के अंदर, वो पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत गंदगी एयर, हम तो पूरा मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं। अब उस एयर में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गंदगी भी होती है, डस्ट भी होते हैं, है ना। तो ये जो हमारे हेयर होते हैं हमारे नाक में, और म्यूकस होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को एयर में मिक्स होके अंदर जाने से रोकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, म्यूकस और हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ आते हैं हमारे नाक में, वो उनको हटाने के काम आते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आती है इसमें हमारे फेरिंग्स, जो कि जस्ट लैरिंग्स से ऊपर होता है। लैरिंग्स हमारा वोकल कॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स जहाँ लाई करता है, और उसी के नीचे जो रिंग्स हैं हमारी हल्की सी देख रहे हैं, वो होता है हमारा ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जो छोटी ऐसे ऐसे रिंग्स जो बनी हुई है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं हमारी, ये तो पता ही है। दो हमारी लंग्स होती हैं, और यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ये ब्रोंकाई होता है हमारा, और फिर ये जो ब्रोंकाई है वो अलग अलग पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स है छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में और डिवाइड है, जो अलग से भी फिगर में दिखाया हुआ है, वो हमारे होते हैं एल्वियोली, वो हमारी होती हैं एल्वियोली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो एल्वियोली टेक प्लेस करती है, ठीक है। अब ये हड्डी जैसा जो स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स के ऊपर, ये हमारी है रिब्स। सारा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और ये जो छोटे छोटे जो होते हैं हमारे, मैंने आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताया, उसके अंदर जो होते हैं वो हमारे होते हैं एल्वियोलर सैक,
ठीक है। इसमें जो गैस जब हम एयर भरते हैं तो फूल जाती है, ये बैलून जो है फूल जाते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारी लंग्स हैं वो फैल जाती हैं, और जैसे ही हवा इसमें से निकल जाती है और ये सिकुड़ जाते हैं और हमारी जो लंग्स हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न होता है। ये तो था डायग्राम, अच्छे से आपको आ गया होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, और आप लोग भी 3-4 बार देखिए वीडियोस। नॉस्ट्रिल जो अब हम देख रहे हैं किस तरीके से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ऑर्गन में जाके क्या क्या काम करता है, और वन बाय वन किस तरीके से वो लंग्स में जाकर फिर एल्वियोलीज में जाता है और किस तरीके से वर्क करता है वो देखेंगे हम इसमें, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में क्या होता है, एयर जो है ली जाती है बॉडी के अंदर। फिर नेसल पैसेज। नेसल पैसेज जो है हमारा वो एक चैनल होता है जो एयर को नोज से हमारे लंग्स में फ्लो करवाता है, ठीक। नेसल कैविटी जो है हमारी, ये लाइन जिसमें मैंने आपको बताया म्यूकस होता है और हेयर्स होते हैं। हेयर मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पाई जाती है, नेसल कैविटी में पाई जाती है। करती क्या है, ये मॉइस्चराइज रखती है। म्यूकस जो है हमारे नाक को मॉइस्चराइज रखता है और वार्म रखता है, और जो हम एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल वो हमारे लंग्स में ना जाए उनको जाने से रोकता है। ये काम होता है म्यूकस और हेयर का, मैं आपको ऊपर भी बता चुकी थी। फिर इसमें मैंने आपको बताया लैरिंग्स के ऊपर होता है फेरिंग्स। इसमें रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की जो एंश्योर करते हैं एयर पैसेज को कि वो कोलैप्स ना हो, इकट्ठी ना हो, सिकुड़े ना, ठीक है। यही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही करवाते हैं ये, और ये कहाँ होती है, फेरिंग्स में होती हैं। लैरिंग्स जो हैं इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, और इसमें जितने भी पिच और वॉल्यूम के वर्क होते हैं वो वोकल कॉर्ड्स में ही किए जाते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं साउंड के लिए। ऐसे किसी कोई लड़का है उसकी आवाज़ कैसी होगी, लड़की है उसकी आवाज़ कैसी होगी, तो किस पे डिपेंड करता है, उसके वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, और उस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब आती बात ट्रैकिया पर। तो जो हमारे ट्रैकिया है वो क्या है, जो फेरिंग्स हैं, स्टार्टिंग का ऊपर वाला जो पार्ट था, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाई जाती थी फेरिंग्स में, उसी में आगे चल के डिवीजन पाया गया है ना, डिवीजन पाया गया है, और उसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया क्या करता है, फेरिंग्स को स्प्लिट करता है, तोड़ता है दो पार्ट में ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया एंड एसोफेगस जो है वो स्प्लिट करता है फेरिंग्स को, और लैरिंग्स को जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको कनेक्ट करता है, किससे, लंग्स से कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ से क्या किया, पहले तो डिवाइड कर दिया इस ट्रैकिया ने, और फिर लंग्स से कनेक्ट भी तो किया है, तो दो वर्क किए हैं ट्रैकिया ने। अब ब्रोंकाई मैंने आपको क्या बताई थी, जो ब्रांचेस जैसे होती हैं, जैसे यहाँ पे आके हल्की सी ब्रांच हो जाती हैं, तो एक जो होती है उसको तो हम ब्रोंकाई बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी जो इसी से ब्रांचेस निकल जाती है उसको ब्रोंक्यूल्स बोल रहे थे, है ना। तो जो हमारे ब्रोंकाई वो है क्या, वो मेन पैसेज वे है लंग्स में जाने का, बहुत ही रूट है वो। ऊपर से जो एयर आ रही है, अब वो एयर जो एल्वियोली में कैसे जाएगी, तो वो किसके थ्रू जाती है, ब्रोंकाई के थ्रू जाती है लंग्स में, ठीक है। और ये एक्सटेंशंस होते हैं विंड पाइप के, जो कि एयर को शटल कर देते हैं, लंग्स में पहुंचाते हैं, और जो ऑक्सीजन है लंग्स में चले जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स को छोड़ देती है, बाहर निकल जाती है। ये हमारा ब्रोंकाई का वर्क होता है। ब्रोंक्यूल्स से देखें हम, तो ब्रोंक्यूल से क्या अटैच होते हैं, हमारे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, एल्वियोली। तो यहाँ से क्या है, ब्रोंकाई से जो एयर आ रही है वो ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, और उसके बाद कहाँ जाएगी, एल्वियोली में जाएगी। तो जो ब्रोंकाई हमारे छोटे छोटे स्मॉलर जो होते हैं, और स्मॉलर पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं वो हमारे होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और लंग्स से और ज़्यादा क्लोज होते हैं ये, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये क्या करते हैं, एयर को पास कर देते हैं ये एल्वियोली में, लंग्स की जो एल्वियोली है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें पास कर देते हैं। अब आती है एल्वियोली की बात। तो ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं लास्ट में, एकदम ऐसे जाते हुए बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट करते हैं ये।
इनको हम एल्वियोली बोलते हैं। और ये काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव कराने में लंग्स में और पूरी हमारे ब्लड स्ट्रीम में मूव करवाने में काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर रहा है नोज के थ्रू उसको, और जो हमारी बॉडी से अब निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको अलाउ करते हैं कि वो लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम में मूव कर सके। तो ये वर्क किसका, एल्वियोली का है। ब्लड कैपिलरीज अगर हम देखें तो ये ब्लड कैपिलरीज तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे पार्ट्स में भी पाई जाती है हमारी बॉडी की ब्लड कैपिलरीज, बहुत फाइन ट्यूब्स होते हैं ये, है ना। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो हमारी नाक के थ्रू आया लंग्स में, अब जो हो चुका है प्योर, अब वो पूरी बॉडी में जाएगा ना, वो पूरी बॉडी में कैसे जाएगा। ऐसे भी पार्ट्स हैं हमारे जहाँ पे बहुत ही आर्टरीज वीन्स का जाना मुश्किल है ना। तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब, बहुत फाइन ट्यूब जाते हैं जो कि पूरे इसका करते क्या है, कैपिलरीज जो है ब्लड का ही तो फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही है, ये साइट है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने के। और हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कराने के हमारी जो कैपिलरीज हैं वो साइड से होती हैं, ठीक है। और ये कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट पाया जा रहा है वो कलेक्ट करके वीन्स में डाल देती हैं। ये काम होता है ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज का ऐसा काम होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत फाइन ट्यूब, जो हमारी फिंगर की एकदम टिप होती है, जो हमारे पैरों की एकदम टिप होती है, वहाँ पे जहाँ आर्टरीज का जाना मुश्किल है, तो वहाँ हमारी जो बॉडी में कैपिलरीज पाई जाती है, फाइन ट्यूब्स पाई जाती हैं, वो पहुँचाती हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जा रहा है उन्हीं के द्वारा लाया जाता है और फिर वीन्स में थ्रो कर दिया जाता है, ताकि वो वीन्स के थ्रू पूरे हमारे लंग्स में जाकर प्योर हो जाए और हार्ट में जाके फिर वो पंप हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसी में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब हम आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से ब्रीथिंग का होता है। जो प्रोसेस होता है एयर को टेक करने का, जो ऑक्सीजन से रिच होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट सांस लेना क्या होता है, ब्रीथिंग, मतलब इनहेलेशन, एयर रिच, जो ऑक्सीजन रिच जो हमारी एयर है उसको लेना, टेक करना, वो इनहेलेशन। और हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना, एक्सहेल करना, एक्सहेलेशन। ये दोनों ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों मिला के जो प्रोसेस बनता है वो होता है हमारा ब्रीथिंग, ठीक है। जो हमारी एक ब्रीथ होती है, हम एक जो ब्रीथ करते हैं उसमें पूरा एक ऑसिलेशन क्या होता है, उसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन पूरा, जैसे हमने सांस ली और सांस निकाली, ये पूरा प्रोसेस जो है हमारी एक ब्रीथ कहलाई जाएगी, ठीक है। तो जो पर्सन है वो एक दिन में बहुत बार सेवरल टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं। और जो एक मिनट में ब्रीथ करता है बंदा या इंसान, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। कितने बार एक बंदा एक मिनट में सांस लेता है, ब्रीथ करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ये भी देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज हिज हर ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट भी बता दिया। ब्रीथिंग क्या है, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एंड फिर बोलेंगे कि एक ब्रीथ, जैसे एक ऑसिलेशन क्या होता है, पूरा यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक जाना पूरा एक ऑसिलेशन होता है ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक ब्रीथ क्या है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वही हमारी पूरी एक ब्रीथ काउंट होती है। और एक दिन में बहुत बार ब्रीथ किया जाता है इंसान के द्वारा। और ब्रीथिंग रेट क्या है कि एक मिनट में एक इंसान कितनी बार ब्रीथ कर पा रहा है, वो उसकी ब्रीथिंग रेट होती है। ये थे टॉपिक। ये देखिए, ब्रीथिंग और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं तो सांस अंदर जाती है और हमारी जो लंग्स फूल जाती हैं और डायफ्राम थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो एयर है वो क्या होती है, बाहर निकलती है ना। जब बाहर निकलती है एयर तो क्या होता है, डायफ्राम, ये हमारी जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और डायफ्राम जो है ऊपर आ जाता है ना। तो ये हमारे डायग्राम जब एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं प्लांट्स के भी बारे में बताऊंगी।
मैंने पहली वीडियो में बता चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब जब पढ़ ही रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में तो प्लांट्स में भी पढ़ लेते हैं। जो हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं उनकी तरह हमारे प्लांट्स में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तो पाए नहीं जाते एक्सचेंज करने के लिए गैस को। उसमें लीव्स होती हैं और लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और स्टेम जो होती हैं उनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के थ्रू स्टोमेटा एंड टेंटिकल्स के थ्रू हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है प्लांट्स में, ठीक है। जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल से कंपेयर करें तो जो हमारे प्लांट रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, ये जो होते हैं इनका रेस्पिरेशन रेट होता है वो कम होता है। और इसी बात है जो हमारी एनिमल्स की बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और प्लांट्स की बॉडी तो एनिमल्स की कंपैरिजन में बहुत ठीक ठाक है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए इनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है प्लांट्स का वो थोड़ा लो होता है किसके कंपैरिजन में, एनिमल्स की कंपैरिजन। तो ये थी छोटी सी बात कि जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में कहाँ होता है, वो टेंटिकल्स, स्टेम्स की टेंटिकल्स में से, और जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं स्टोमेटा में से, साथ साथ रूट्स से भी होता है, रूट मैंने लिखा रूट से भी होता है, ठीक है। तो लेकिन जो होता है रेट जो होता है इनका बहुत लो होता है, और साथ साथ इनकी जो बॉडी है प्लांट्स की वो ज़्यादा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तो इनमें कंटेन होता नहीं है, इसीलिए नॉर्मली रूट्स, स्टेम्स, लीव्स से रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की रेस्पिरेशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।